अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत हाल जैसे जवार भाटा है या ज्वालामुखी, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और अब तो ये याद रखना भी मुश्किल हो गया है कि कौन किससे मिल रहा है। लेकिन मेल मुलाकातों का सिलसिला इस कदर दराज है कि थमने में नहीं आ रहा और कुछ इशारे तो बहुत वाजे होते जा रहे हैं। अपोजिशन जिसने कल ये शेर पढ़ा कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, तो उसके जवाब में आज इमरान खान साहब ने ये शेर पढ़ा कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लेकिन इमरान खान साहब जब कराची में खिताब कर रहे थे तो उनका लबो लहजा कुछ ऐसा था कि शायद वो घबरा गए हैं या वो जलाल में हैं। उन्होंने किस तरह ऑपोजिशन को मुखातिब किया या धमकी क्या दी, वो सबसे पहले सुनवाएंगे। मैं आज अपनी टीम को बता रहा था कि इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। बंदूक की नोक नशिस्त में क्यों बदली है तो वज़ीर आज़म जानते हैं, शायद जोश खिताबत में वो कुछ ऐसा कह गए। सेठी साहब, कल हमने अपोजिशन लीडर्स, 3 बड़े अपोजिशन लीडर्स जब बैठे थे एक साथ, उनको जब सुना तो उन्होंने इमरान खान साहब कह के इमरान खान साहब को मुखातिब किया या इमरान साहब कहा। आज इमरान खान साहब ने इनको बाकायदा मुख्तलिफ नामों से नाम बिगाड़ के पुकारा और साथ ही कहा कि अब मेरी वो जंजीर खुल गई है, अब मैं आसिफ अली जरदारी के पीछे सबसे पहले जाऊंगा। चेंज इन इमरान खान स्ट्रेटजी। इससे पहले तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब हमें लगता था कि वो सरे फहरिस्त है इमरान खान साहब की लिस्ट पे। जंजीर कौन सी है जो खुल जाएगी और आसिफ अली जरदारी का इंतखाब अब क्यों? अब तो 3-4 बातें आपने एक ही सवाल में डाल दी हैं, तो मेरा ख्याल है शुरू से करते हैं कि खान साहब घबराए हुए हैं और ये उनकी जो जुबान है ये घबराहट का सबूत है। इस किस्म की बातें आप ऑपोजिशन में भी नहीं करते। मगर खान साहब ने खैर जब कंटेनर में थे तो बहुत सी ऐसी बातें, इससे ज़्यादा बातें भी की, लोगों को नाम लिए, पर्सनलाइज किस्म के अटैक्स किए। मगर हुकूमत में तो एक जिम्मेदारी होती है, एक जुबान की कंडक्ट होता है और वो आप पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते जिससे ऐसे लगे कि आप बिल्कुल आपने सारी तहजीब और कल्चर जो है आपका सियासी वो आपने खो दिया है। तो अब खान साहब तो उस स्टेज पे आ गए हैं जहां इनको और कुछ समझ नहीं आती और दोहरा रहे हैं अपने आप को, वही बातें कर रहे हैं जो 4 साल से ये करते आए और उससे पहले 4 साल कंटेनर के ज़माने से लेके 2014 से लेके करते रहे इलेक्शन तक। तो ये 8 साल हो गए एक ही बात कर रहे हैं, ये चोर हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और नाम ले लेके। पहले तो खैर ये पार्लियामेंट की भी बेहुरमती करते थे, धज्जियां उड़ाते थे कंटेनर पे खड़े होके। अब पार्लियामेंट के अंदर हैं तो शायद उस तरीके से नहीं कर सकते, मगर सूरत हाल तो वैसी है। और ये डेस्परेट, जैसे कहते हैं ना डेस्पराडो, अब ये डेस्पराडो हो गए। अब इनको समझ आई है एक बात की जो शायद पहले इनको समझ नहीं थी, अभी भी पूरी समझ नहीं आई, अभी भी ये हाथ पैर मार रहे हैं कि ये जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनको बनाने वाले थे जिन्होंने इनको बनाया और इनको आदत हो गई थी कि उनके सहारे के साथ हर किस्म की हरकतें करना। और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से लोग कतराते थे, क्योंकि इनके साथ बहुत पावरफुल इनका सतून था, तो इसलिए ही गॉट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब वो वक्त आ गया है साहब का, क्योंकि वो जो सतून थे वो इनके साथ नहीं खड़े रहे, वो अलग हो गए। वो कहते हैं भाई अपने आप को खुद संभाल लो, अब पहले हम आपको लेके आए, फिर 4 साल सहारा दिया आपको, अब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल बेबी एनी मोर। अब वो मसला बन गया इनको कि इनको आदत ही नहीं है अपने पाँव पे खड़े होने की। हमेशा ये सारी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी वो तो उन्होंने एजेंसियों को दी हुई थी और वो पॉलिटिकली मैनेज कर रहे थे, फोन करते थे या जो भी करते थे और लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। अब वो
पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं रही, वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी खुद ही अपने आप को पॉलिटिकली मैनेज करें। तो इनको पहली दफा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी पड़ रही है 4 साल में। और वो उससे आपको नजर आ रहा है कि कितनी सख्त तकलीफ हो रही है कि चौधरी हजरात जिनके साथ ये नफरत करते हैं उनको मिलने जाना पड़ा। इसी तरीके के साथ एमक्यूएम जिनको ये पसंद बिल्कुल नहीं करते और उनके लिए किया भी कुछ नहीं, अब उनको भी मिलने गए 10-15 मिनट के लिए, सिर्फ सलाम दुआ लेने की। इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके साथ कुछ आगे बात की जाए, क्योंकि वो अपना एक एरोगेंस है ना, वो समझते हैं अभी भी पावर है मेरे पास। तो इसी तरीके के साथ अब शेख रशीद साहब से कहलवाया कि जी जहांगीर तरीन साहब के साथ इतनी लंबी चौड़ी दोस्ती है और उनके साथ रब्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर गवर्नर सिंध को बुलाया और कहा आप जाके अलीम खान साहब से मिले। अपने ही पड़ी कि मैं खुद मिल लूं उनको, बिकॉज वो एरोगेंस है ना, मगरूर है बहुत। तो इसलिए, मगर अब ये सियासी मैनेजमेंट है इसको कहते हैं। आपको याद है कि पिछले 4 साल में कभी भी इन्होंने इस किस्म की सियासी मैनेजमेंट की हो? वो तो कोई और साहब करते थे, इनके लिए एजेंसियों वाले करते थे। अब इनके पास सिर्फ एक एजेंसी रह गई है जो सिविलियन एजेंसी है, वो आईबी है। अब इन्होंने आईबी को लगाया हुआ हर एक के पीछे कि पता करो कौन कहाँ है क्या नहीं। पहले तो इनको और भी एजेंसियों से खबरें मिलती थी और एडवाइस मिलती थी, अब तो वो नहीं रहा। तो इसलिए इनको अब पसूड़ी पड़ गई, जिसे कहते हैं ना। इनको मेरा ख्याल है अली सेठी का गाना सुनाना चाहिए, पसूड़ी। अब मगर अब बात यह है कि पड़ गई है इनको पसूड़ी। और मेरा अच्छा, तो अब बात यह है कि अब ये शुरू हो गए। और आपने कितना अच्छी ये बात कही कि ये तो 4 साल नवाज शरीफ के पीछे पड़े रहे और अब पहली दफा इन्होंने ये कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर मैं अपनी गन साइट्स ट्रेन करूंगा। अच्छा, अब मसला ये है कि आसिफ अली जरदारी तो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। खान साहब को तो पहली दफा इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अब खुद मैनेज करना पड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब तो 30 साल से मैनेज कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी 3 साल से मैनेज कर रहे हैं, वैसे उससे भी ज्यादा। ये पहली दफा ये मैनेज करने आए हैं और इनको मैनेज करना नहीं आता बिकॉज मगरूर बहुत है। अच्छा, अब और ये फिर इनके जो मोरे हैं उनको इन्होंने आगे लगाया हुआ है कि जी आप जाके करें। उनकी बात कौन सुनेगा? वो तो खुद सोच रहे हैं उनमें से कितने कि हम कैसे निकले यहाँ से, इस दलदल से। हमें खान ने कहाँ ले आया है, कहाँ खड़ा कर दिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सतून था, जिसकी बिना के ऊपर ये आए थे और खड़े थे और बड़े लंबे चौड़े प्लान्स बनाए हुए थे आगे जाने के, वो तो चले गए। तो अब आयशा बात यह है कि खान साहब ये धमकियां एम्प्टी थ्रेट्स हैं। कोई नई बात इनसे नहीं हो रही कि मैंने अपनी गन साइट्स ट्रेन की हुई है। अरे भाई, आपके पास तो कारतूस ही अब नहीं रहे, अब तो आप एम्प्टी गन्स हैं आपके पास। और इनको एक बात का एहसास अब होने लगा है, कि अभी हुआ नहीं तो हो जाएगा, कि जैसे पावर इनको रातों रात मिली थी, इसी तरीके के साथ, उसी तरीके के साथ पावर जब निकलती है ना, तो वो बलून जो है ना करके निकल जाती है। ये मैंने पहले भी बहुत दफा ये बात कही है कि पावर एक ऐसी चीज है कि जब आती है तो फिर रुकती नहीं है, आती जाती है और आपका बलून बढ़ता जाता है। और जब उसको पिन प्रिक होती है तो फिर हवा जब निकलती है तो वो रुकती नहीं है। अच्छा। अब इनकी स्टेज वो आ गई है कि इनकी बलून की हवा निकलनी शुरू हो गई है और वो दिन ब दिन रफ्तार पकड़ रही है। और इनको अब समझ नहीं आ रही कि उसको प्लग कैसे किया जाए। अच्छा। क्योंकि वो जो प्लग करने वाले थे आयशा, वो रहे नहीं है, वो पंचर लगाने वाले अब रहे नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये उनकी आखिरी डेस्परेट किस्म की ये बातें हैं। और जाते कहाँ हैं? अब उनके पास जा रहे हैं जो कि थोड़े से इनके लोग रह गए हैं थोड़े से। अच्छा। उन्हीं के पास ही जाते हैं। और कहाँ जाएंगे ये? अभी आपने देखा जो कराची में जो हुआ, ये जो नबील, ये जो खालिद निसार मकबूल खोड़ो सिद्दीकी साहब, निसार खोड़ो साहब, जी सेनेटर मुंतखब हो अब गए। निसार जो सेनेटर मुंतखब हो गए, आपका क्या ख्याल है वो उनको वोट कहाँ से आए? जी, वो पीटीआई के वो तो एमपीएस पहुंच गए बायकॉट के पीटीआई के बावजूद। जी, बॉयकॉट के बावजूद। तो इनके तो अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं इनको। तो अब बात यह है कि खान साहब को एहसास होना चाहिए, दो तरीके होते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी के। एक ही होता है कि आप गाली गलौज लड़के और दुश्मनियां लेके और आपको निकाला जाए और आपकी कोई इज्जत ना रहे, ना आपकी कोई हैसियत रहे। दूसरा ये होता है कि आइन के तरीके फॉलो किए जाएं और अपनी कम से कम वो एक जो हैसियत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके तहत किया जाए। आपने पहले भी देखा, नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब को 2 दफा
आईनी तरीके के साथ निकाला गया। हाँ, उस वक्त आईन एक किस्म की थी, पावर्स थे प्रेसिडेंट के पास, जी। और इसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब को भी फारग किया गया। हम्म। मगर क्या उन्होंने कोई गाली गलौज की उस वक्त? क्या उन्होंने लड़ाई झगड़े किए कि मैं नहीं निकलता, कर लो क्या करना है? क्योंकि अगर वो ऐसे करते तो फिर एक इंटरवेंशन आनी पड़ती है उस वक्त, अच्छा। अच्छा। या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है या फिर फौज को इंटरवीन करना पड़ता है। जी। तो उन्होंने वो मौका नहीं आने दिया कि भाई हालात इस तरह ले जाएं कि फिर हमें पकड़ के, गले से पकड़ के बाहर फेंका जाए। और खान साहब अभी भी, इनको समझ नहीं आ रही है कि ये जो कर रहे हैं, अभी भी इनके लिए मौका है कि एक डिग्निफाइड तरीके के साथ, जबकि नजर आ रहा है अब उनकी मेजोरिटी नहीं रही, जो कि तकाजा है आइन का, जबकि आपको पता ना हो कि आपकी मेजोरिटी नहीं रही, तो आप उस वक्त एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं या आप इलेक्शन कॉल करते हैं। ठीक है। यही एक आइन की रूह का जो लबे लबाब है। तो अब बात यह है कि ये खान साहब तो उस मूड में नहीं है। हम्म। खान साहब उस मूड में है कि जैसे भी होगा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कहते होते थे कि मेरे ऊपर तो जो मर्जी कर लो, ये कुर्सी बड़ी तकड़ी है, ये हिमालय रोएगा। कुर्सी नहीं, ये जी। हाँ। जी। तो कुर्सी वो ने फिर ऐसे जब झटका दिया तो भुट्टो साहब फिर कहीं और चले गए। इनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अगर ये कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं तो कुर्सी इनको फिर फटाक करके निकालेगी और ये जख्मी हो जाएंगे सियासी तौर पे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को राइटिंग ऑन द वॉल अब नजर आनी चाहिए। उनके अपने लोग छोड़ के चले गए। हम्म। तो ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि ये खान साहब की धमकियां अब मीनिंगलेस हो चुकी हैं। कोई इनको सीरियसली नहीं ले रहा, इनके अपने लोग नहीं सीरियसली ले रहे। इनके पास क्या प्लान है, वही बातें पुरानी कर रहे हैं, कोई प्लान तो है नहीं। अब ये जैसे वो अंग्रेजी का मुहावरा है, मेकिंग ए वर्च्यू आउट ऑफ अ वाइस, मतलब है कि हालात खराब है और आप बड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो अब असली बात आई। तो अच्छा। आपने पूछा क्या पाबंदियां थी इनके ऊपर? कोई पाबंदी नहीं थी। इन्होंने क्या नैब को इस्तेमाल नहीं किया? क्या पाबंदी थी? इन्होंने एफआईए को इस्तेमाल नहीं किया? क्या पाबंदी थी? इन्होंने एसीयू को इस्तेमाल नहीं किया? क्या पाबंदी थी? हर किस्म का हरवा तो इस्तेमाल किया, लोगों को जेल में डाला। अब और क्या करेंगे ये? तो इसलिए एफबीआर को इन्होंने इस्तेमाल किया। तो जी। और इनके पास क्या हथियार है करने के लिए? और मेरा ये मौकफ है कि अब ये इदारे भी जो हैं, इन्होंने भी देख लिया है कि वक्त आ गया है, अब वो भी पीछे हट जाएंगे। अगर ये उनको ऑर्डर भी करेंगे तो उनमें से कुछ इदारे ऐसे हैं वो बिल्कुल हाफ हार्टेडली फाइल की कार्रवाई दिखाने के लिए वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर देंगे, मगर सीरियसली अब रियासत के इदारे जो हैं वो पीछे हट जाएंगे। अगर एक बड़ा इदारा पीछे हट गया तो छोटे इदारे भी पीछे हटने शुरू हो और जाएंगे। सेठी साहब, वो भी इनकी जो हाँ सेठी साहब, लेकिन अगर हाँ, जैसे कि आपने मिसाल दी थी एक प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब ने जब नाम लेने शुरू किए तो वो बात वहाँ बहुत खटकी, बुरी लगी। इमरान खान साहब माजी के हुक्मरानों से मुख्तलिफ हैं। आपने अभी खुद बात करते हुए कहा कि माजी में किसी भी हुक्मरान ने इस तरह का लहजा नहीं अपनाया जैसे खान साहब अपना रहे। खान साहब अगर अपने पॉलिटिकल मैनेजर्स के नाम वैसे ही तश्तज़बाम करना शुरू कर दें और वो एक मुझे क्यों निकाला से भी आगे चले जाएं तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। या तो हो ना कि अवाम इनके साथ हो तो बहुत कुछ हो सकता है, अवाम ही नहीं इनके साथ तो कौन सुनेगा? इन्होंने मीडिया का जो हशर किया हुआ है, आपका ख्याल है मीडिया इनकी बात सुनेगा? इन्होंने जो सियासतदानों का हशर किया हुआ है जाती तौर पे, वो सुनेंगे? इन्होंने जुडिशरी के साथ जिस किस्म के दबाव लाते रहे हैं और जिस किस्म के अटर्नी जनरल ये लगाते रहे हैं, जो कि एक एक करके फारग हो गए, और जो लेटेस्ट अटर्नी जनरल साहब है ये भी जाने वाले हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी नहीं रहेंगे। तो बात ये है कि खान साहब के साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा। अच्छा। तो ये करेंगे क्या? ठीक है। सेठी साहब, उन्होंने बिलावल की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया, किस अंदाज में, वो सुन लेते हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। इस तनकीद को आप कैसे देखेंगे? कितना जरूरी है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कि वो उर्दू सीखे? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी, उनकी भी उर्दू कमजोर थी। उसके पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी शुरू में जब पावर में आए, ये सिंधी इनकी जुबान थी और उर्दू कमजोर थी बोलने वाली। इसी तरीके के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी उर्दू कमजोर थी, उनकी अंग्रेजी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अवाम को आप समझते हैं कि अवाम के लिए ये कोई अहम चीज है? नहीं। अगर होती तो फिर इन लोगों को अहमियत ही ना मिलती।
तो इसलिए ये कहना कि जी उर्दू उनकी ठीक नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब अपनी उर्दू के बारे में भी कोई कभी कभी सोच लिया करें। अगर क्लिप्स दिखाने शुरू करें आप, तो कम से कम 1 घंटे के क्लिप्स तो आप दिखा सकेंगे जिसमें ये बहुत बड़ी बातें हैं उर्दू की, और ऐसे ऐसे लफ्ज घड़ लेते हैं जो कि होते ही नहीं है। और ये सिलसिला चलता रहता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि ये वही है, उसी किस्म की सियासत है, हिटिंग बिलो द बेल्ट। ये है कि आपने आपके सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, वाह जी वाह, वाह जी लगा गए, आज वो जी लगा गए। मगर इसके साथ वोट नहीं मिलते। आप समझते हैं कि आवाम इन चीजों के ऊपर वोट देती है? ऐसे नहीं होता। ठीक है। खान साहब गुस्से में जो उनको याद आता गया वो कहते गए और साथ ही धमकी भी लगाते गए, और उन्होंने कहा कि वो दुआ कर रहे थे कि अपोजिशन अदम एतमाद जमा करवा दे, क्योंकि ये अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत है। हमाद अजहर साहब भी आज यही कह रहे थे कि ये अपोजिशन की आखिरी हिचकी साबित होगी, हम हैरान कर देंगे हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है और मज़ीद क्या पेशगोइयाँ हो सकती हैं मुस्तकबिल के बारे में। ब्रेक के बाद आएंगे सेठी साहब से जाने। वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात है, हमने देखा वो MQM के मरकज़ गए, उनसे मुलाकात की, बाद में MQM ने यही कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई, लेकिन फिर वज़ीर आज़म का दौरा किस मानी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन बहुत मुतहरिक हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब से भी वो मिले हैं। मुझे सेठी साहब की एक बात याद आ रही है, उनका ये कहना है कि जब उनको लगेगा कि इधर मेजोरिटी हो रही है तो इत्तेहादी भी ज्वाइन करने आ जाएंगे। अभी तक इत्तेहादियों ने कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं दिया था, खुलकर सामने नहीं आए थे। सेठी साहब ने क्या कहा था, पहले वो सुनेंगे। एलाइज की इत्तेहादी जो है ना, चौधरी परवेज इलाही एटसेट्रा एटसेट्रा, MQM, GDA, ANP, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनके पास उसके अलावा PTI के लोग हैं, और PTI के लोग अब नज़र आ रहा है कि वो तो इनके पूरे हो गए नंबर। मगर मैंने एक और बात भी कही थी, मैंने कहा था जब ये पता चल गया ना इत्तेहादियों को कि इनके नंबर पूरे हो गए 172, तो वो भी इधर आ जाएंगे, तो जब वो कूद के आएंगे तो 200 टप जाएगा। हाँ, ये मैंने कहा था। तो आप क्लिप इंतजार फरमाएं, जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होगा उस वक्त फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे ही लॉन्च हुआ, सेठी साहब आपकी ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हो गई, इत्तेहादी घर बदलने वाले हैं, किबला बदलने वाले हैं। जी बिल्कुल बदल चुका है, अब कुछ रह नहीं गया। अब तो सिर्फ ये रह गया कि क्या हमें मैक्सिमम कुछ मिलेगा या मिनिमम हमें कुछ दे दे। अब चौधरी शुजात जब उठ के गए हैं, आपको पता है कि पहले सारे लोग चौधरी शुजात को मिलने आते थे। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च हुआ तो अब चौधरी साहब उठ के जा रहे हैं, क्योंकि अब अलीम खान साहब ने कू कर दिया। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब बढ़ गए आगे। ये पॉलिटिक्स होती है गेम टाइमिंग की जी। अगर आपने बस मिस कर दी ना तो फिर वो बस कोई और ले जाएगा, उसको हाईजैक करके ले जाएगा। इन्होंने ये आखिरी वक्त तक तोलते रहे हैं, मगर उधर अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन भी तोल रहे थे। उन्होंने पहले स्ट्राइक किया, उन्होंने पहले अलहदगी का ऐलान कर दिया और करके उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए, और वो बंदे करके और ऑफर कर रहे हैं नून लीग को और जरदारी साहब को। तो अब और एज वी स्पीक खबरें यही है कि अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब को मिलने चले गए लंदन, और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब यकीनी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में। अब यहां तक तो बात अब क्लियर होगी ना, तो इनको तो छोड़ के अब वो उधर चले गए। अब बात यह है कि वहां क्या मांगने गए हैं और क्या फाइनली क्या होगा या क्या नहीं होगा। मुझे जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो यही है, आज मैंने सुना है खबरें भी यही चल रही हैं और मैं कंफर्म करता हूँ कि ये खबरें सही हैं कि चौधरी साहब गए हैं वहां जरदारी साहब के पास, उन्होंने कहा जी साडा की होएगा, सानू की दोगे, असी भी तैयार आने वास्ते। तो उन्होंने आगे से यही कहा होगा कि यार वो बस मिस हो गई है, मगर मैं देखता हूँ अगर कोई और बस आती है तो आपको चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, मगर वो पहली बस जो है वो तो चली गई। तो अब बात यह वहां तो अलीम खान और जहांगीर तरीन और लोग पहुंच गए, और कुछ लोग वैसे ही अपने धक्का लगा के चढ़ा दिए उस बस के ऊपर। तो इसलिए अब बात यह है, अब चौधरी साहब कह रहे हैं और वो चौधरी साहब अपने रख रखाव जो उनका एक डिग्निटी है, उनकी एक सियासत रही है ऑफ रिकंसिलिएशन, कोई गाली गलोच नहीं रही, वो उसके ऊपर अब आ गए कि मेरा कोई ख्याल करें, मैं मतलब देखिए मैं कहाँ हूँ, उठ के आ गया हूँ मैं, अब मेरी इज्जत रख लें। तो उन्होंने यकीनी तौर पर पहले यही कहा होगा कि देखिए हम हाजिर हैं, कोई गाली गलोच नहीं रही, वो उसके ऊपर अब आ गए कि मेरा कोई ख्याल करें, मैं मतलब देखिए मैं कहाँ हूँ, उठ के आ गया हूँ मैं, अब मेरी इज्जत रख लें।
तो उन्होंने यकीनी तौर पर पहले यही कहा होगा कि देखिए हम हाजिर हैं, हमें चीफ मिनिस्ट्री आप इजाजत दें तो हम अभी कर देते हैं और आप हमारा साथ दें तो हम। तो उन्होंने आगे से जरदारी साहब ने कहा होगा ये तो मियां नवाज शरीफ मान ही नहीं सकते, ये तो पहले दिन से हम मियां साहब को ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं मियां साहब की बात भी तो समझ आती है ना यार, तो ये कि अगर इस्लामाबाद नून लीग मिल जाता है तो पंजाब कहाँ में वहां फा जाएंगे और नून लेगी, तो उससे पहले क्या जरूरत है? डीलें अगर करनी है तो इस्लामाबाद में पहले करना, जिसके पास इस्लामाबाद होगा उसके पास काम होगा। और अब बात ये है, तो फिर शोएब ने कहा कुछ करें, तो उन्होंने 2 दिए, एक मिनिस्टर तौर पे एक्सेप्ट कर लें, हम ज्वाइन कर लें, या हमारा ग्रुप ने हम नूनी को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएम को ज्वाइन, या हम आपके हाथ कर देते हैं वोट इस्लामाबाद में और आप। तो उन्होंने कहा होगा ये तो मुश्किल है। तो फिर मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा होगा कि चले और कुछ नहीं तो हमें स्पीकर रहने दें, ये तो है हमारे पास, हम आपके साथ आ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये तजवीज़ आगे नवाज शरीफ साहब के आगे रखी जाएगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं पहले भी ये कहा, अगर आपको कोई क्लिप मिल जाए तो निकाल लीजिएगा, मैंने कहा था कि जो 90 की दिहाई के अंदर नून लीग और चौधरी साहिबान के जो तल्लुकात थे, अगर वो किसी तरीके से बहाल हो जाए तो वो सिलसिला चल सकता है। मगर अभी तो सूरत हाल ये है कि अगर चौधरी साहब के 5 वोट असेंबली में नहीं मिलते तो क्या फर्क पड़ता है नून लीग को? सबके हमें इस बात का एहसास है कि जरदारी साहब ने पीटीआई के वो लोग जो टूट गए हैं उनको गायब कर दिया। मेरी इतला के मुताबिक आईबी ढूंढ रही है उनको, पता है कौन लोग हैं, वो ढूंढ रही है उनको। आसिफ जरदारी साहब ने गायब कर दिया, इधर उधर कर दिया उनको। और इसी तरीके के साथ आईबी को ये भी पता है कि कौन से 10, 12, 14 लोग हैं पीटीआई के जो कि अब नून लीग के साथ उन्होंने अपना कर दिया है। और दोनों लीडर्स ने ये किया है कि इन लोगों से लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन लिख के रखवा लिए फ्रॉम द असेंबली, कि अगर ये वोट जहां डालना है वहां नहीं डालेंगे तो इनके लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन जो है वो दे दिए जाएंगे आगे। तो मतलब है पक्का काम हो गया दोनों साइड से। अच्छा। यहाँ जो भी लेन देन हो रही थी, हाँ हो गया है, बिल्कुल खादम को पता है। अच्छा। तो इसलिए चिड़िया ला रही है सारी खबरें। हाँ। अगर आईबी के पास खबरें हैं तो चिड़िया आईबी की खबरें सारी मेरे पास ला रही है। हाँ। तो अब बात यह है कि हाँ, आप भी अपने अंदर पूरी एजेंसी है वैसे सेठी साहब। भाई कमाल कर रहे हैं, तो 40 साल हो गए जर्नलिज्म करते, आपका क्या ख्याल है हम झक मारते रहे हम? अच्छा, लेकिन सेठी साहब मुझे आपकी इस बात से ये वजह तो समझ आ गई कि इमरान खान साहब को आसिफ अली जरदारी साहब पे गुस्सा क्यों है। अब जब लंदन में मुलाकातों का भी आपने बता दिया तो पूरा प्लान, लंदन प्लान सामने कब तक आ जाएगा, अनाउंस करेगा? देखिए बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को मैं डॉक्टर जरदारी कहता हूं, और उसकी वजह है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डॉक्टर साहब सोच समझ के नहीं करते। इसीलिए आपने देखा कि इमरान खान को अब जाके समझ आई है कि असल नवाज शरीफ, ये हाँ, ये नवाज शरीफ साहब को चलाने वाले और ये सारा इकट्ठा करने वाले ये तो आसिफ अली जरदारी साहब है। ये जरदारी साहब ने ये सारा जो है ना स्टिच अप किया है ये सब। तो सेठी साहब सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद की बात भी पीपल्स पार्टी ने की थी। बिल्कुल, और आपने देखा कैसे पीडीएम को अपने साथ ले लिया उन्होंने। जी। ये पीडीएम ने जरदारी साहब को साथ नहीं लिया, जरदारी साहब ने पीडीएम को साथ ले लिया। तो इसलिए दाद दें आप जरदारी साहब को। और अब इमरान खान साहब जबकि पानी सर से गुजर गया है, पावर हाथ से निकल गई है, बंदूक में तो कारतूस ही नहीं है, तो वो जो फिल्म के अंदर वो जो डमी कारतूस डाले होते हैं जो ठा करते हैं मगर कोई होता कुछ नहीं उसमें, वो इनको मिल गए हैं अब कि यार ये रख ले, नजर तो आए कि कोई कारतूस डाला है हमने बीच में। अच्छा। उसके अंदर कुछ नहीं है, फूक है सिर्फ। अच्छा, और अब मैं आपसे अर्ज करूं कि जरदारी साहब जो है उन्होंने बहुत सोची समझी गेम खेली है, और आगे भी वो गेम खेलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी सोची समझी गेम खेली, और ये दोनों ने अपने आप को फिर मुतमईन हो गए हैं और एक दूसरे के साथ एतमाद एक हद तक फिर क्रिएट कर लिया है। और तो इसलिए ये सारा कुछ बात आगे चल रही है। और ये दिन ब दिन वो इमरान खान साहब की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ असद कैसर साहब के जरिए जो स्पीकर है असेंबली के, बात को आगे खींचा जाए ताकि और टाइम मिल जाए धमकी देने का, गिरफ्तारियां करने का, या खरीदो फरोख्त करने का, या जो भी ये खान साहब कहते हैं ना, इनके पास कप्तान के पास एक प्लान है। अरे भाई कोई प्लान नहीं।
अब एक ही प्लान है, वो है अलविदा काफिला, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नहीं सीरियसली, मतलब है कि ये मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ। अच्छा। ख्वाहिश अपनी जगह पे होती है, मगर वो तो खान साहब के खिलाफ बहुत सी लोगों की ख्वाहिश है। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ कि अपनी ख्वाहिश को दबा के रखूँ। अच्छा। अच्छा। मगर बात यह है कि मुल्क के लिए और भी चीजें होती हैं जमाने में, इसके इन दुख के खिलाफ। तो इसलिए के अलावा तो अब बात यह है कि खान साहब का वक्त आ गया है। अब खान साहब फड़केंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जहांगीर तरीन साहब नफरत करते हैं खान साहब से, और क्यों ना करें। सतून के अलावा एक जहांगीर तरीन साहब हैं जो कि इनको लेके आए, और उनके साथ जो खान ने किया है, आपका ख्याल है वो भूल सकते हैं? ये फ्यूडल पॉलिटिशियंस हैं, ओह ये ट्राइबल लोग हैं, ये माफ नहीं करते इस किस्म की इंसल्ट्स को और इस किस्म की दुख जो दिए उन्होंने जहांगीर तरीन को। और अलीम खान, आपका ख्याल है अलीम खान साहब पूरी सियासत कर रहे हैं? सियासत तो कर रहे हैं, मगर नफरत करते हैं खान साहब के साथ। खान साहब ने जो अलीम के साथ किया है, कोई वो कभी भूलेगा नहीं और कभी माफ नहीं करेगा खान को, क्योंकि एक तरफ उन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनके इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे खर्च किए, पार्टी के लिए पैसे खर्च किए, और उसके बाद जेल में डाल दिया है, नैब के जरिए 8 महीने जेल कटवाई। आप सोच लें किस किस्म की हरकतें खान करता रहा। तो क्या आपका ख्याल है अलीम खान माफ करेगा? तो ऐसे ही और भी लोग हैं जो कि खान साहब ने जिनके साथ ये किया है। देखिए नहीं, अगर जाती तौर पे ये ना करते तो फिर सियासत खुद ही रहती है। जब आप जातियात पे आके आप ऐसे हरकतें करते हैं तो फिर लोग माफ नहीं करते। वो फिर एक और डायमेंशन खड़ी हो जाती है जो कि एक्स्ट्रा पॉलिटिकल होती है, वो है जात, इज्जत, ट्राइबल ऑनर। वो फिर लोग हमारे इस माशरे में नहीं माफ करते। तो सेठी साहब, अनाउंसमेंट स्ट्रेटजी की, आपको लगता है कि तहरीक-ए-दम एतमाद वाले दिन ही होगा सब कुछ अनाउंस, या आने वाले दिन फैसला कुन? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब बैठे हुए थे तो कुछ कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं जी कल ही हो जाए, कल ही हो जाए। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, और उधर से मरियम औरंगजेब साहबा कह रही चलो जी फिर कल करो। तो सुनवा देते हैं सेठी साहब, पहले ये सुनवा देते हैं। हाँ सुनवा दें। आइन के मुताबिक, पार्लिमानी रूल के मुताबिक, अगर आप में दम है, अगर आपके पास अपने अराकीन पूरे हैं, जो कि आपके पास नहीं है, आज की तकरीर से पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है कि इनको पता है कि इनके लोग इनके साथ नहीं है, तो बराए मेहरबानी कल पार्लिमान का सेशन बुलाएं। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द अज जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। इसको वो लेके आएँ। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान को की हमायत करते हैं ऐवान के अंदर, और इस वक्त मुझे उम्मीद ये है कि हम जो 5 से ज़्यादा 182 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। तो इस ये फवाद चौधरी साहब हुकूमत को अच्छा मशवरा दे रहे हैं या बुरा? सेठी साहब ये तो आप बताएं, जल्दी असेंबली का इजलास कॉल करने में किसका भला है? मैं आपको एक और बात बता देता हूँ चिड़िया की खबर जी, कि फवाद चौधरी साहब उनमें से हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को जाके तजवीज़ ये दी है कि इसको लंबा खींचे। और खान साहब ने बुलाए थे अपने कुछ लोग और उनसे पूछा था, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, कि आपका क्या ख्याल है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो फवाद चौधरी साहब और एक दो और साहब थे, अब मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने यही तजवीज़ दी कि इसको लंबा खींचे। और अटॉर्नी जनरल साहब थे जिन्होंने कहा कि जी ये आईनी तौर पर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और उनकी जो तजवीज़ इसको मुस्तरद कर दिया खान साहब ने। तो ये जा रहे हैं उसी तरफ, लंबा खींचने के लिए, गन डालने के लिए। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं हम स्पीकर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई स्पीकर साहब तो लम्बे पे ने, वो कह रहे आई स्टैंड विद इमरान खान। मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ कि जब स्पीकर साहब भी लपक के अपना जो रंग है वो बदल लेंगे। स्पीकर साहब को भी ये भी पता चल जाएगा आगे क्या होने जा रहा है। तो इसलिए अब देखते चले क्या होता है।
चाहिए तो इनको यही कि 7 दिन के अंदर अंदर बुलाएं और खत्म करें इस चीज को। मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये चलता रहा। मगर अगर इनकी नीयत ठीक नहीं है तो इसको खींच सकते हैं, वो हर किस्म के फैसले अनाउंस कर सकते हैं और फिर अदालतों में जाना पड़ेगा इनको चैलेंज करने के लिए, और शायद हत्थों-पैरी भी हो जाए वहां पार्लियामेंट के अंदर। और हर किस्म की चीज हो सकती है, और ये ना हो खुदा ना खास्ता कि खान साहब ये सोचे कि मैं नहीं जानता, मुझे कड़ना चाहिए तो फड़ के कड़ो, तो फिर जाहिर है वो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स उनको आप इनकरेज करते हैं, और जब आप उनको इनकरेज करते हैं तो सबसे बड़ी कैजुअल्टी आप ही होते हैं। वेरी राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। और जैसे सेठी साहब ने रंग बदलने की बात की, तो बाहर का मौसम है पाकिस्तान में जिसमें फूल पत्ते रंग बदलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत भी इन्हीं दिनों में रंग बदल रही है। मजीद क्या क्या होने जा रहा है, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, कनेक्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सूरत हाल इतनी गैर यकीनी है कि अवाम भी मुस्तरब हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा। बहुत से मैसेजेस सेठी साहब आपको भी आते होंगे, लेकिन वीडियो मैसेज के जरिए क्या पूछा है अवाम ने, वो सुनवाते हैं। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम, खालिद हाशमी गुजरावाला से। सर मेरा सवाल समझ लें या ख्याल समझ लें, लेकिन आपकी राय भी लेना चाहता हूँ कि एक तो बात ये जो न्यूट्रल वाला खेल है, ये खेल ही है, ये न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि अब शफकत का हाथ ही सिर्फ तब्दील होता है, उधर से उठा लिया इधर रख लिया, अब काफ लीग के ऊपर रख लिया, इसीलिए हर तरफ से देखेगा मगमी काफ लीग के घरों के ऊपर अहमियत उनको बनाई जा रही है। और मेरे ख्याल में आइंदा इलेक्शन में काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को कोई इस तरह का सेटअप बनाया जाएगा कि दोनों को मजबूत किया जाए नून लीग के मुकाबले में, पंजाब में खास कर। आपकी क्या राय है? जी सेठी साहब, आपकी क्या राय है काफ लीग और पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने के हवाले से, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ऐसा मालूम होता था कि नून लीग काबिल कबूल नहीं है। आशिफ साहब सही कह रहे हैं एक हद तक। पहली बात तो यह है कि अभी तो खैर काफ लीग की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है, अभी आपने देख ही लिया, जबकि वो खुद उठ के जा रहे हैं जरदारी साहब के पास, तो उनकी पोजीशन तो कमजोर है। तो ये राउंड में तो उनकी पोजीशन कमजोर ही है। मगर ये बात आप सही कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि नून लीग इतनी स्वीपिंग पावर्स के साथ एक अगली इलेक्शन, जरदारी साहब और क्यू लीग का इकट्ठा होना कोई मुश्किल बात नहीं है, तल्लकात भी हैं और काम भी इकट्ठे कर सकते हैं। मगर क्या इसके साथ वो नून लीग को रोक लेंगे? मेरा नहीं ख्याल रोक लेंगे, बिकॉज एक वो आती है ना हवा जब चलती है या एक तूफान आता है तो वो फिर सारी चीजें स्वीप असाइड कर देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोशिश जरूर होगी कि रोका जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये ग्रुप्स बनेंगे, जोड़ तोड़ होगी, ये सब कुछ होगा। और मगर अगर रिगिंग ना हुई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा नून लीग को रोकना। मेरा तो ख्याल है बहुत से लोग तो नून लीग को ही ज्वाइन कर लेंगे, मगर जरदारी साहब और क्यू लीग और एस्टैब्लिशमेंट की ये जरूर कोशिश होगी कि पंजाब के अंदर जरदारी साहब को भी पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें मिलें यहाँ, और वो तकड़े लोगों को जरदारी साहब, खसूसन वो साउथ पंजाब में जो कि इंडिपेंडेंट हैसियत के साथ लड़े हैं, मेरा ख्याल है जरदारी साहब अब उनको साथ लेके चलेंगे और वो भी एक प्लेटफॉर्म चाहेंगे, क्योंकि आगे अब जिस किस्म के हालात आ रहे हैं। तो जरदारी साहब और क्यू लीग पूरी कोशिश होगी कि एक अच्छा सॉलिड ग्रुप बनाया जाए पंजाब के अंदर जो कि नून लीग के खिलाफ हो। और ये पीटीआई वाले लोग, अगर पीटीआई लड़ी तो फिर ये 3-वे फाइट होगी, पीटीआई एक तरफ, नून लीग एक तरफ, और पीपल्स पार्टी क्यू लीग, इनका जो अलायंस है ये एक तरफ। मगर इसके साथ होगा या ये कि जिन्होंने नून लीग के लिए वोट डालना है वो तो अपना नून लीग के लिए वोट डालेंगे, तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे। क्यू लीग और जरदारी साहब की लड़ाई हो जाएगी पीटीआई के साथ। अच्छा। बिकॉज हाँ, तो उसके साथ मैं समझता हूँ कि जो मकसद है कि नून लीग को रोकना, वो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, यानी ये दंगल खत्म होगा तो दंगल की नेक्स्ट फेज में प्लेयर्स थोड़े बदल जाएंगे, यही रहेगी लड़ाई की। अगला सवाल शामिल करते हैं। सेठी साहब, मेरा नाम बासित है और मेरा सवाल ये है कि क्या अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में इमरान खान साहब सियासी शहीद बन सकते हैं? क्योंकि आवाम का असल मसला महंगाई है और आने वाली हुकूमत चाहे वो 2 या 3 माह के लिए क्यों ना हो, इस महंगाई के तूफान को रोकना नामुमकिन होगा।
फिर इमरान खान साहब कंटेनर पर होंगे और अपना एंटी अमेरिका सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और टैंप प्रोग्राम बेचेंगे और आने वाले इलेक्शन में फिर से पोजीशन उनकी मजबूत हो जाएगी। आपका क्या जो खतरनाक साबित हो सकता है वो तो कह चुके सेठी साहब। हाँ नहीं, देखिए ऐसे है कि बिल्कुल यही उनका प्लान है, उनकी सोच ऐसे ही है। 3 माह से नवंबर के बाद खान साहब को इस बात का पता था कि अब वक्त आ गया, उनकी छुट्टी होने जा रही है। और क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती, एक तरफ सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब बात यह है कि उस वक्त से इमरान खान साहब यही एंटी अमेरिका और की पोजीशन एक पॉपुलिस्ट पोजीशन करार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब मैं निकाला जाऊं तो मेरे पास कोई बयानिया तो हो। ये क्या बयानिया है कि जी मैं काम नहीं कर सका, ये तो मैं मानता ही नहीं हूं। मैं तो कहूंगा साजिश थी मेरे खिलाफ। मैं तो अवाम के लिए कुछ कर रहा था और मेरे खिलाफ अमेरिका ने मिलके सबके साथ साजिश की, इन लोगों के साथ। ये तो अमेरिकन एजेंट हैं, ये तो इंडिया के दोस्त हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आपकी बात में बिल्कुल वजन है, खान साहब का यही प्लान है और मैं काफी अरसे से यही कह रहा हूं कि ये उनका प्लान है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि खान साहब ऐसे सोच रहे हैं। मगर मैं इसके अलावा भी एक बात और कर रहा हूँ। पहली बात तो यह कि इसी वजह से नवाज शरीफ साहब 1.5 साल की हुकूमत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नहीं, फौरी तौर पे इलेक्शन हो, क्योंकि अगर 1.5 साल की हुकूमत मिल गई और 1.5 साल की हुकूमत में ये मसले तो हल होने वाले नहीं है, तो फिर खान साहब कंटेनर पे चढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं और फिर गन डाल सकते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं फौरी तौर पे इलेक्शन की जाए, फिर हमें 5 साल मिले, फिर हम कर लेंगे। अब जब इनको 5 साल मिलेंगे तो फिर ये कंटेनर पे चढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अवाम जो है उन्होंने वोट दिया होगा नवाज शरीफ साहब को। आफ्टर ऑल आधी अवाम ने, इससे कम ने इमरान को वोट दिया, और महंगाई और ये ज्यादतियां जो कुछ हुई हैं पिछले 4 साल से अवाम के साथ, उसके बावजूद अवाम सड़कों पे नहीं निकली इमरान के खिलाफ। तो आपका क्या ख्याल है जब वो अब नवाज शरीफ साहब को स्वीपिंग तरीके से लाएंगे, वो सड़कों पे नहीं निकलेंगे? अच्छा, कंटेनर का चक्कर क्या था आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कंटेनर वाले के साथ थी, कंटेनर लाने वाले एस्टैब्लिशमेंट थे, कंटेनर पे चढ़ाने वाले एस्टैब्लिशमेंट थे, सारी पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाने वाली एस्टैब्लिशमेंट थी। इस वक्त अब खान साहब के पास क्या होगा? अब कोई एस्टैब्लिशमेंट खान साहब का साथ नहीं दे रही होगी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट के बैठी होगी। अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े हो गए तो फिर उनको सोचना पड़ेगा अब क्या किया जाए। मगर मेरा ख्याल है मियां साहब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इसके दौरान, दूसरी तीसरी दफा ये, हर दफा बंदा कुछ सीखता है। तो बात ये है कि खान साहब अब कंटेनर शेनर कोई नहीं होने। अब खान साहब को पसूड़ी पड़ी होनी है कि अपने आप की जान कैसे बचाई जाए सियासी तौर पे। इनके पास कोई बंदे नहीं होने इनकी टिकट के ऊपर लड़ने के लिए, अगर होंगे भी तो वो ऐसे लोग होंगे जो बेचारे कहीं और टिकट इनको नहीं मिल रहे। जितनी जल्दी इलेक्शन होगी उतना खान साहब का नुकसान होगा और नवाज शरीफ साहब का फायदा होगा। जितनी देर के बाद होगी उतना नवाज शरीफ साहब का नुकसान होगा। फायदा किसका होता है वो मैं नहीं कह सकता, मगर नवाज शरीफ साहब का नुकसान हो जाएगा उसके अंदर, और लोग इंडिपेंडेंट ये वो वगैरह खड़े हो जाएंगे। तब्दीली को रिवर्स गियर लगाने में तब्दीली लाने वालों का कितना शेयर है, एस्टैब्लिशमेंट का कितना किरदार है रिवर्स गियर में? नहीं देखिए, ऑल एस्टैब्लिशमेंट ने इस वक्त क्या किया है, वो थक गए हैं इसको सपोर्ट कर करके इमरान खान को। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर अगली हुकूमत आती है और वो 2 चीजें अगर उससे गलतियां ना हो तो वो अपनी टर्म कंप्लीट कर सकती है। वो ये एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकमका करे, कोई बात करके बात आगे बढ़ाएं कि अपने अपने दायरे में रहें और एक दूसरे को तंग ना करें, जो इसके जायज जो डिमांड्स हैं एक दूसरे के वो पूरे होने दें, और फॉरेन पॉलिसी और इस किस्म की चीजें तो मिल के फैशन करें, एक दूसरे के खिलाफ ना फैशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट का मेन इंटरेस्ट 2 चीजों में है। एक ये कि जी उनको जो बजट्स मिलते हैं वो उनको कम नहीं होने चाहिए। नंबर 2 कि फॉरेन पॉलिसी जो है उनकी मेजर इनपुट उनकी होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल से वो कर रहे हैं। अब जब भी किसी हुकूमत ने, सिविलियन हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की है तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो नाराज हो जाती है। वो और बात है कि बाद में एस्टैब्लिशमेंट वही करती है जो कि सिविलियन कह रहे थे, क्योंकि वो मजबूरी के तहत करना पड़ता है, मगर उस वक्त वो नहीं मानते किसी की बात। तो अब बात यह है कि अगर ऐसे रहा और अगर कोई थोड़ी बहुत डिलीवरी दे दी अगली हुकूमत ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब खसूसन उन्होंने कोई डिलीवरी दे दी, तो मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत फिर पूरा कर जाएगी। और अगर वो पूरा कर जाती है तो यकीन रखें एक टर्म और मिल जाएगी। तो ये अब सब कुछ डिपेंड करता है एक चीज के ऊपर कि इलेक्शन कब होती है। पहली बात, अगर जल्दी होती है तो नून लीग आवे ही आवे, और अगर नून लीग आवे ही आवे तो फिर कैसी हुक्मरानी होती है। शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नवाज शरीफ साहब अच्छे पॉलिटिकल
सीजन्ड पॉलिटिशियन है और मरियम पॉपुलर पॉलिटिशियन है। अगर ये अपनी सियासत को सही तरीके से होन कर ले, फाइन ट्यूनिंग कर ले, तो मेरा ख्याल है ये काम चल सकता है आगे। ठीक है, सेठी साहब ने नक्शा सारा खींच दिया कि क्या मुमकिनात हो सकता है, लेकिन मालूम होता है कि मार्च में कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। 16 मार्च को फॉरेन फंडिंग केस की भी समाअत है जिसमें अकबर एस बाबर के वकील अपने दलाइल देंगे। उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस क्या रुख इख्तियार करता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद का क्या मुस्तकबिल होगा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उसके बाद हुकूमत मजीद तगड़ी होकर आएगी। देखना यह है कि तगड़ा होकर कौन आता है। प्रोग्राम के वाले से आप फीडबैक दीजिए, सेठी साहब के सामने सवाल रखिए वीडियो मैसेज के जरिए। अल्लाह ने के बाद।